दोस्तों, मैं विनेश सर यूथ एकेडमी से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोग कैसे हैं भैया? हम आपको एक वीडियो फिजिक्स की दिखाए थे जिसमें अदिश और सदिश राशियों के बारे में बताया था और काफी लोगों ने कहा था कि सर ये अच्छी ट्रिक है, इससे बेहतर और कुछ नहीं मिल सकता है। तो मेरा भी मानना है कि इससे अच्छा अदिश और सदिश का और कुछ नहीं मिल सकता है। और हमें ये भी विश्वास है कि आज के बाद माने जब हमने अदिश और सदिश पढ़ाया था उससे आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे और तुरंत आंसर आप दे देंगे। अब आज उसी फिजिक्स के विषय पे हम लोग बात करते हैं। तो अगली क्लास हम लोगों की है उत्तोलक। आज से 2-3 साल पहले यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता था। जैसे आज सदिश अदिश राशि से क्वेश्चन पूछता है, वैसे पहले कभी एग्जामिनर उत्तोलक से क्वेश्चन पूछता था, लेकिन 2-3 सालों से इनका आना बंद हो गया। लेकिन ये हम ना भूले कि कब कहां से क्वेश्चन उठा ले, और जितने हैं चैप्टर उनको पढ़ना ही पढ़ना है। तो फिजिक्स की हम लोग बात करते हैं, फिजिक्स माने भौतिक विज्ञान। उसमें देखते हैं कि एक चैप्टर छोटा सा है जिसको हम लोग उत्तोलक बोलते हैं। उत्तोलक को इंग्लिश में हम लोग लीवर बोलते हैं, लेकिन उस लीवर, एक लीवर की और बात है जो हमारे शरीर के अंदर है। उस लीवर की जो स्पेलिंग होती है वो कुछ ऐसे होती है, लीवर, है ना। इस लीवर का मतलब होता है यकृत। यकृत के बारे में आपको पता होगा कि ये हमारे शरीर की सबसे बेस्ट ग्रंथि है। इसका वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम होता है। तो हम लोग लीवर पे बात करते हैं। लीवर माने उत्तोलक। तो उत्तोलक से सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि उत्तोलक जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। उत्तोलक क्या है? अगर पूछ लिया जाए कि उत्तोलक क्या है, तो आप जवाब देंगे कि उत्तोलक वह एक सरल मशीन है जो हमारे बड़े से बड़े काम को आसान करती है या आसानी से करने में मदद करती है। वही क्या कहलाता है? उत्तोलक कहलाता है। उसके बाद बात किया जाए, दूसरा क्वेश्चन यहां से आता है कि उत्तोलक किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया भैया कि उत्तोलक किस सिद्धांत पे कार्य करता है। उत्तोलक किस सिद्धांत पे कार्य करता है? उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर निकल के आता है पास्कल। पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। आप पास्कल के बारे में जान रहे होंगे कि ये पास्कल साहब हैं, इन्होंने दाब का मापन किया था, तो इसलिए पास्कल साहब को पास्कल इन्हीं के नाम पर ही रख दिया गया पास्कल। आपसे कई बार पूछता है कि जो ट्रैक्टर में कल्टीवेटर जो दाब लगाया जाता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आप कहते हो पास्कल के सिद्धांत पे। कभी याद करो आप जब छोटे रहे होंगे, कभी याद करो आप जब छोटे रहे होंगे, तो आपके पापा या चाचा नीचे होते हैं ट्रैक्टर के और आप ऊपर बैठे होते हैं, तो आपके पापा या चाचा वहां से बोलते हैं या भैया बोलते हैं कि भैया छोटू आप ऐसा करो, लीवर डाउन कर दो। तो लीवर डाउन कर दे, लीवर आप उठाते थे और हल्का सा केवल बल लगाते थे और आपका बड़ा सा जो कल्टीवेटर होता था वो नीचे आ जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तोलक वह मशीन है जो हमारे कार्यों को आसान कर देती। तो वहां पे पापा या भैया उत्तोलक नहीं कहते कि डाउन कर दो, लेकिन ये कहते थे कि लीवर डाउन कर दो, क्योंकि हमारे भारत देश में कुछ इंग्लिश शब्द बहुत आसानी से बोले जाते हैं और कुछ हिंदी शब्द बहुत आसानी से बोले जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं लीवर डाउन कर दो, है ना। तो वही लीवर है। तो उत्तोलक किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो उत्तोलक पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। उत्तोलक पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। पास्कल दाब की मापक इकाई होती है। उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक के प्रकार हम आपको बता दें भैया, ऐसी विधा से हम इतनी आसानी से आपको उत्तोलक सिखा देंगे कि आप जीवन भर कभी भूलोगे नहीं। आपसे चाहे जैसे पूछे, चाहे वो पूछे चिमटा किस स्वर का उत्तोलक है, चाहे आपसे पूछे सरौता किस स्वर का उत्तोलक है, चाहे पूछे मनुष्य के हाथ की कोहनी किस स्वर की उत्तोलक है, या पूछे किसान का हल किस स्वर का उत्तोलक है, इन सबको आप आसानी से बता देंगे। या आपसे पूछ ले जेसीबी मशीन
किस उत्तोलक का उदाहरण है, तो आप उसको भी बता देंगे। या आपसे पूछे जेसीबी मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो पास्कल के सिद्धांत पे वो भी कार्य करती है, क्योंकि उसके अंदर पिस्टन होता है और पिस्टन में दाब ही काम करता है। ठीक है, तो हम लोग बात करें, अगर बात किया जाए कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तोलक होते हैं 3 प्रकार के, सब लोग जानते होंगे। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, एक होता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और एक होता है तृतीयक या तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अब आपसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक के बारे में कुछ और पूछता है, कभी कभी दे देता है कि बताइए कि अच्छा, उत्तोलक पढ़ने से पहले आपको 3 शब्द जरूर आने चाहिए। 3 शब्द क्या होते हैं? तीनों शब्दों पे आपका पूरा का पूरा उत्तोलक पड़ा हुआ है या रखा गया है। जैसे पहला शब्द है एक आपका आयास, एक आपका होता है आलम, और एक आपका होता है भार। इन्हीं 3 बातों पे आपके पूरे उत्तोलक की कहानी डिपेंड करती है। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि किस श्रेणी के उत्तोलक में आलम बीच में होता है, या आपसे पूछा जाता है किस श्रेणी के उत्तोलक में आयास बीच में होता है, या आपसे पूछा जाता है किस श्रेणी के उत्तोलक में भार बीच में होता है। तो हम लोग प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में अगर बात करें, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में बात करें, तो इसमें ये होता है कि आलम, अच्छा ये आलम, आयास और भार क्या है? तो भार तो सब लोग जान रहे हैं, कोई वस्तु होगी, है ना, वही भार है। और आलम क्या होता है? मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई माध्यम हो। एक तरीके से आप आलम को माध्यम समझ सकते हो कि जैसे कि मान लो कि कोई तराजू है, तराजू है तो उस पे आप देखते हो कि इस तरीके से कुछ बना होता है, इस तरीके से तराजू होता है। मान लो तराजू ये है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये कहीं ना कहीं टिका होगा, तो ये दोनों तरफ जो मूवमेंट करने का काम करता है वो क्या कहलाता है? आलम्ब कहलाता है, आलम्ब कहलाता है। मतलब ये है कि कोई माध्यम होना चाहिए, तो वही आप क्या है? माध्यम ही क्या है? आलम है। उसके बाद आप देखो कि पहले किसान हाथ से पकड़ के इसको उठाए रखता था और यहाँ पे भार होता था, यहाँ पे भार होता था। कहने का मतलब ये है कि जब आयास, कहने का मतलब एक तरीके से ये बल है कि बल का प्रयोग करते हैं, वही क्या कहलाता है? आयास कहलाता है। तो मान लो किसान द्वारा लगाया गया बल क्या है? आयास है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे क्या भैया भाई, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ वजन के लिए रखेंगे, तो यहाँ पे आप कुछ अनाज रख सकते हैं या कुछ ना कुछ रखेंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? भार का कार्य करेंगे। पेपर में आपसे पूछता है कि उस वर्ग का उत्तोलक चाहिए जिसमें आलम्ब बीच में होता है। आपकी समझ में आ गई होगी बात कि ऐसा वर्ग, ऐसा उत्तोलक जिसमें आलम्ब, भार और आयास के बीच में होता है, आयास के बीच में होता है, किस वर्ग का उत्तोलक कहलाता है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। आपसे पूछे कि जिसमें आलम, भार और आयास के बीच में होता है वो किस श्रेणी का उत्तोलक होगा? आप तुरंत बताओगे कि किस श्रेणी का उत्तोलक होगा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। उदाहरण के लिए जैसे आपका तराजू, तराजू आपके किस वर्ग का उत्तोलक है? तो तराजू जो है वो प्रथम वर्ग का उत्तोलक कहलाता है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में कौन रहता है, या आपसे ऐसे पूछे कि उस वर्ग के उत्तोलक को बताइए जिसमें भार बीच में होता है। भार का मतलब आप समझ रहे हैं, ये भार। तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहने का मतलब भार, आलम्ब और आयास के बीच में होता है। भार जो है आलम और आयास के बीच में होता है। भार जो है वो आलम और आयास के बीच में होता है। एक बहुत अच्छा नाम आपने सुना होगा, किसका?
सरौता का। बार बार पूछा जाता है कि बताओ सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है, सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो आप रटे रहते हो कि सरौता जो है वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। हम आपको बताएं कि सरौता कैसे द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है, क्योंकि हमने परिभाषा पढ़ रखी है, हमें परिभाषा आनी चाहिए कि द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में जो भार होता है वो आलम्ब और आयास के बीच में होता है। अब सरौता को हम बना के देख लेते, सरौता कैसे बनता है। कुछ ऐसे सरौता होता है, आप देखोगे यहाँ पे आपके पेंच लगा रहता है, यहाँ पे आपके पेंच लगा रहता है, यहाँ पे आप हाथ से दबाने का कार्य भैया करते हैं। तो जब यहाँ आप हाथ से पकड़ेंगे, हाथ से दबाएंगे, तभी तो यहाँ पे जो कुछ रखा होगा, जैसे आपने एक नाम सुना होगा, सुपारी काटने के लिए सबसे ज्यादा सरौता का यूज किया जाता है, सुपारी काटने के लिए सरौता का यूज ज्यादा किया जाता है। तो जैसे आप अपने उंगलियों से यहाँ पे भार माने बल लगाएंगे, तो बल क्या है, ये एक तरीके से आयास होता है। उसके बाद आप देखोगे कि पेच यहाँ पे लगा हुआ है, जो माध्यम माने दोनों सरौतों को जोड़ने का काम कर रहा है, वो क्या कहलाता है, वो आलम्ब कहलाता है। क्या है, आलम्ब है। और बीच में क्या रखा हुआ है, मान लो यहाँ पे कोई सुपारी है, सुपारी रखी हुई है, ठीक है, जिसको आप काट रहे हैं, तो सुपारी का कुछ ना कुछ तो भार होगा, तो सुपारी क्या कहलाएगी, भार कहलाएगी। मतलब कहने का ये है कि द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में भार जो है वो आयास और आलम्ब के बीच में होता है। तो सरौता किस वर्ग का उत्तोलक हो गया, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तृतीय वर्ग का उत्तोलक। तृतीय वर्ग का उत्तोलक, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में आप देखोगे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा उत्तोलक, किस प्रकार के उत्तोलक में आयास बीच में होता है। तो आप बताओगे तृतीय उत्तोलक में, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में जैसे आपने एक नाम सुना होगा चिमटा का, आपने चिमटा, अच्छा आपसे पूछा जाए, पहले पूछा जाए कि चिमटा किस वर्ग का उत्तोलक है, चिमटा, चिमटा किस वर्ग का उत्तोलक है। तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक, मान लो आपको चिमटा नहीं समझ में आ रहा, चिमटा किस वर्ग का उत्तोलक है, तो आपके मन में ये तो होगा कि आप चिमटा बनाते कैसे हो, या चिमटा सब लोगों ने देखा होगा कि चिमटा कैसा होता है, सब लोगों ने देखा होगा। तो चिमटा का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो चिमटा है, यहाँ पे एक पेंच लगा होता है, दो दोनों चिमटों को जोड़ने का काम करता है। तो दोनों जोड़ने का काम हमने आपको बताया किसका है, आलम्ब का है। उसके बाद आप देखोगे हाथ से आप यहाँ पकड़ते हो कि यहाँ पकड़ते हो, तो हम लोगों ने देखा है कि हम लोग अपने हाथ का प्रयोग बीच में करते हैं। अगर यहाँ करेंगे तो हमारा बल नहीं लगेगा, तो इधर करेंगे तो हम लोग जल जाएंगे रोटी को पकड़ने के लिए, है ना। इसलिए इस हाथ का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं, और हाथ के द्वारा क्या लगता है, बल, और बल क्या है, बल एक तरीके से आयास है। उसके बाद यहाँ पर मान लो रोटी है, और रोटी को पकड़ने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, और रोटी को पकड़े तो रोटी का कुछ तो भार होगा, तो ये क्या होगा, भार हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि तृतीय वर्ग के उत्तोलक में आयास जो होता है वो भार और आलम्ब के बीच में होता है। ये किस प्रकार का श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि चिमटा जो है वो किस वर्ग का उत्तोलक है, तो चिमटा जो है आपका तृतीय वर्ग का उत्तोलक है। इसी प्रकार से अगर हाथ की कोहनी पूछ लिया जाए कि हाथ की कोहनी किस वर्ग का उत्तोलक है, हाथ की कोहनी किस वर्ग का उत्तोलक है, तो हाथ की कोहनी जो है वो भी किस वर्ग का उत्तोलक है, तृतीय वर्ग का उत्तोलक है। हाथ की कोहनी जो है वो तृतीय वर्ग का उत्तोलक है। उसके बाद बात कर लिया जाए कि बताओ प्लास, आपसे पूछा जाए कि प्लास किस वर्ग का उत्तोलक है, प्लास पूछा जाए प्लास किस वर्ग का उत्तोलक है, तो आपने देखा होगा कि प्लास कुछ ऐसे बना होता है, प्लास कुछ ऐसे बना होता है, प्लास कुछ ऐसे बना होता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि प्लास किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो प्लास में आपको तुरंत पता होना चाहिए कि दो पेंचों को माने दो भागों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है,
आलम्ब कर रहा है। आलम्ब बीच में आया, जैसे आलम्ब बीच में आया तैसे आपका दिमाग तुरंत काम करना चाहिए कि प्रथम वर्ग के उत्तोलक में जो आलम्ब होता है वो बीच में होता है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। क्योंकि यहां से आप हाथ से पकड़ते हो तो ये हो जाता है आपका आयास, और ये हो जाता है यहाँ पे चाहे आप पेच निकालो या कुछ पकड़ो तो वो क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछे कि प्लास किस वर्ग का उत्तोलक है, तो आपको मान लो कोई परिभाषा नहीं आता, कुछ नहीं आता, लेकिन आपको आयास, आलम्ब और भार के बारे में पता है, किसमें बीच में होता है, किससे किनारे होता है, तो इस तरीके से आप तुरंत कह सकते हो कि जो प्लास है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो हमारी समझ से आपके समझ में उत्तोलक आ गया होगा। फिर अगली क्लास में हम लोग जितने भी उदाहरण हैं वो हल है, आपसे पूछता है किसान का हल किस श्रेणी का उत्तोलक है, किसान का हल जो है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। और अगर आपको कुछ लगता है कि किसी के बारे में आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है, आप नहीं निकाल पा रहे हो कि ये किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो आप यूथ एकेडमी पे आप कमेंट कर सकते हो, उसके बाद फिर उसको आपको पूरे जवाब मिल जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। नमस्कार।